अगर सब 3-4 मकामात पे अगर महाज खुल जाए जिस तरीके से अभी खुर्रम हमीद रोखड़ी साहब कह रहे थे, तो उनमें एक ये है कि जी बलूचिस्तान की तरफ इतना बड़ा बॉर्डर पे अगर जगह जगह महाज खुल जाए, उनका कंट्रोल एक जानिब ना हो, कोई कंधार ग्रुप हो, कोई काबुल ग्रुप हो, कोई जलालाबाद ग्रुप हो, कोई जो है वो डेरा इस्माइल खान के आसपास के इलाके का जो 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 मामलात हैं यानी कि एजेंसियों के साथ का जो इलाका है वहाँ का हो, तो ये सारे ग्रुप अगर अफगानिस्तान से एक्टिव हो जाएं तो पाकिस्तान कैसे दिफा करेगा सर? जी बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन पे लेने के लिए। देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जी देखें जब मल्टीपल फ्रंट्स खुल जाएं तो फिर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करना है। एक तो ये बात है कि जब मल्टीपल फ्रंट अगर तो कन्वेंशनल टर्म्स में खुले तो डेफिनेटली वो एक इट्स अ मैटर ऑफ सीरियस मिलिट्री थॉट कि आपने उसको कैसे करना है। लेकिन अगर मल्टीपल फ्रंट ऑलरेडी जो है वो ग्रे जोन में खुले हुए हों, यानी मेरा मतलब ये है कि सब कन्वेंशन लेवल पे खुले हुए हों, जहाँ पे फिफ्थ कॉलमिस्ट और दरअंदाजी के जरिए, टेररिज्म के जरिए, तो फिर तो आप उसको फिर एज अ होलसम प्रॉब्लम लेते हैं, क्योंकि वो फिर सारे के सारे आपके जो अक्रॉस द बॉर्डर जो इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं वो आपकी एक इंटरनल सिचुएशन की डिस्टेबलाइजेशन होती है। अच्छा अभी देखिए आप ऐसे बात कर रहे थे कि जो अफगान गवर्नमेंट है या आप जो रजीम कह लीजिए इसको कि ये किस तरीके से अब इंडिया में जाके देखिए इंडिया का तो थॉट, उनकी जो स्ट्रेटेजिक थॉट है वो है ये, वो चाणक्य की जिसको वो चाणक्य कहते हैं, वो ये है कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। सो पहले उन्होंने क्या किया, अफगानिस्तान तो हमारा एनिमी नहीं था, अभी नहीं है, हम तो नहीं मानते कि अफगानिस्तान हमारा एनिमी है। उन्होंने पहले अफगानिस्तान को हमारा एनिमी बनाया और फिर इस चीज को साबित करने के लिए कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड, उन्होंने अब ये कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं। और उसमें वो जो पिछले 20 साल नेटो फोर्सेस जब यहाँ पे रहीं तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडिया को दी गई थी नेटो के साथ थे, उसमें यही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो कि नेशन बिल्डिंग की और जो पीस ऑपरेशंस थे और जो सिविल सेक्टर में और जो सिविल स्पेक्ट्रम के अंदर जो कार्रवाइयां थी उसकी इजाजत सारी की सारी इंडिया को दी थी। तो इंडिया ने उसका फायदा उठाते हुए जो एनिमिटी है वो इन्फ्यूज की आम अफगान के दिल में और पाकिस्तान के अगेंस्ट। हालांकि अगर देखा जाए तो नेटो का हिस्सा वो था जो 3 लाख लोग पिछले 20 साल में अफगानिस्तान में मरे, उसका जो पार्ट था, इंडिया वाज पार्ट ऑफ दैट, पाकिस्तान तो उसका हिस्सा नहीं था। और आज वही जो रजीम है वो इंडिया के साथ इन कोलैबोरेशन, वहां से कश्मीर के ऊपर स्टेटमेंट्स आ रही हैं वहां से और पाकिस्तान के अगेंस्ट स्टेटमेंट दी जा रही है। तो एक पैराडॉक्स है। इसीलिए देखिए कि आपने जो अभी मल्टी फ्रंट की बात की, जब पाकिस्तान कहता था अफगान तालिबान को कि आप इनको टैकल करें, ये यहाँ पे आते हैं, हमारे पास प्रूफ है, पिछले 1.5-2 साल से सारे शवाहिद दिए गए, तो वो ये कहते थे कि हमारे कंट्रोल में नहीं है क्योंकि ये तो डिफरेंट वॉरलॉर्ड्स जो हैं वो उनका अपना अपना इलाका है, हम तो उनकी कॉन्ग्लोमरेशन है, एक पॉलिटिकल कॉन्ग्लोमरेशन, और उनके हम तो बिहाफ से काबिल पे रूल करने हैं, हमारे उसमें नहीं है। तो फिर पाकिस्तान ही कह जाता कि फिर हमें करने दें। और यही केस पाकिस्तान ने जो अपना जस्टिस बेलम यानी जस्ट वॉर का केस पाकिस्तान ने पिछले 1.5 साल में बिल्ड किया, और तो नाउ पाकिस्तान हैज द राइट कि आप भी नहीं कर सकते, आप कर भी नहीं रहे, और अब तो आप ये भी जाहिर हो गया कि आप उल्टा उनके साथ शामिल हैं, क्योंकि जो पोस्ट हैं जहाँ से फायर हो रहा है वो अफगान नेशनल आर्मी की हैं, वो बटालियन हेडक्वार्टर्स जहाँ पे तश्कील हो रही है वो अफगान नेशनल आर्मी के हैं, वो पीछे ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स जहाँ पे और भी बहुत सारा वो जो चिकन सूप और अल्फाबेट सूप ऑफ डिफरेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ISIK और TILM और अलकायदा और पता नहीं कौन कौन से, वो भी आपने पीछे बहुत पीछे वहाँ पे हैं। तो फिर अब पाकिस्तान के पास तो कोई चॉइस नहीं बचती थी कि पाकिस्तान जो है वो अब उसको खुद टैकल ना करे। कल साहब मेरे साथ ही रहिएगा, जरा एहसानुल्लाह साहब जरा आप फरमाइएगा, रिजीम चेंज का कितना चांस मौजूद है अफगानिस्तान में? एक तो रिजीम चेंज, ये तो एक पूरा एक प्रोसेस होगा, लेकिन इस रिजीम चेंज से पहले जो इस वक्त अफगान हुकूमत मौजूद है इसमें आपस में कितने इख्तलाफात मौजूद हैं, और इख्तलाफात की बुनियाद पाकिस्तान क्या है या ये आपस के इख्तलाफात हैं कि तुम कुर्सी पे क्यों बैठ गया, मैं क्यों नहीं कुर्सी पे बैठ गया, अगर कोई इख्तलाफात हैं तो? मेरी जो अपनी इतलात है, अक्सर हम पाकिस्तानी मीडिया में भी और सोशल मीडिया पे भी ये चीज़ देखते हैं कि कंदहारी अब जो ग्रुप है और फिर जो पख्त या पख्तीका का ग्रुप है, यानी हकानीज वर्सेस कंदहारीज, कि उसके माबैन काफ़ी डिफरेंसेस हैं और वो किसी वक्त भी खाना जंगी की तरफ चीज़ें जा सकती हैं और एक उठ के दूसरे को टॉपल कर सकते हैं। तो मेरी जो पर्सनल इतलात हैं वो ऐसा कुछ नहीं है फ़िलहाल।
और दूसरी तरफ अगर देखें तो एक वहाँ पे ग्रुप है NRF के नाम से, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, वो उसको लीड कर रहे हैं पंचेर इस साइड पे, नॉर्दर्न साइड पे। तो उनकी भी अभी फिलहाल इतनी कैपेसिटी नज़र नहीं आ रही कि वो कोई सीरियस चैलेंज बन सके अफगान तालिबान गवर्नमेंट के लिए। एक और ग्रुप जो जिहादी ग्रुप है, इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस, जो दैश खुरासान, हाँ, उनकी तरफ से यानी सीरियस सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं अफगान गुलबदीन साहब की जो पूरी पार्टी है हिज़्ब इस्लामी, वो तो जैसे तालिबान की हुकूमत आई तो उनको तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको बैन किया गया, यानी उन पे पाबंदी है, वो जलसे वगैरह नहीं कर सकते। उनकी जो मीटिंग्स भी होती हैं अपने पार्टी के लोगों के साथ, तो वो भी उनके घर पे या उनका वहाँ पे एक मस्जिद है काबुल में, वहाँ पे लोगों से मिलते हैं। लेकिन पॉलिटिकल एक्टिविटीज, कैंपेनिंग वगैरह पे कंप्लीट पाबंदी है, वो सिर्फ हिज़्ब इस्लामी पे नहीं बल्कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके हवाले से पूरा उनका एक फतवा आ चुका है अफगान तालिबान का। ये दाइश खुरासान जो है वो सीरियसली तो यानी थ्रेट पोज कर रहा है अफगान तालिबान को। उनकी कैपेसिटी अगर नंबर वाइज देख लें वो तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन उनकी एक कैपेबिलिटी हमने देखी है जब से तालिबान की हुकूमत आई है कि उनके स्लीपर सेल्स जो हैं वो, चाहे वो काबुल में भी यानी अक्सर हम सुनते हैं कि हर महीने या 2 महीने बाद एक वहाँ पे जो तालिबान इंटेलिजेंस सर्विस GDI उनकी तरफ से एक ऑपरेशन होता है ISKP के स्लीपर सेल्स के खिलाफ, तो वो टारगेटेड एसेसिनेशन उन्होंने की भी है। अफगान तालिबान के जो रिफ्यूजी मिनिस्टर थे खलील हकानी, उनको टारगेट किया गया। एक और बड़े सीनियर आइडियोलॉग थे अफगान तालिबान के अब्दुर्रहीम हकानी, उनको टारगेट किया गया। गवर्नर्स को टारगेट किया गया, पुलिस चीफ को टारगेट किया गया। तो अगर इन केस ISKP की तरफ से कोई इस तरह की कार्रवाई की जाती है जिसमें जो इनके टॉप लेयर्स जो लीडरशिप है उसमें किसी को मारा जाता है, तो फिर खदशात हैं कि डिवीजन हो, पावर स्ट्रगल स्टार्ट हो जाए तालिबान के रैंक्स में। लेकिन फिलहाल मुझे कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा कि कोई सीरियस थ्रेट्स जो हैं वो अफगान तालिबान फेस कर रहे हैं क्यों तो रिजीम चेंज के हवाले से। हाँ, एक चीज है कि हिस्टोरिकली मैंने शुरू में भी बात की कि पाकिस्तान जो है उनका एक क्रूशल रोल रहा है अफगानिस्तान में, जो अफगानिस्तान की वहां पे हुकूमतें रही हैं, कि अगर पाकिस्तान के साथ मामला उनके खराब हो जाते हैं तो फिर उनके लिए भी वहां पे हुकूमत करना मुश्किल हो जाता है। तो फ्यूचर में यानी अनप्रिडिक्टेबल चीजें हो रही हैं, फ्यूचर में मामला किसी साइड पे भी जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शन होगा कि किस ग्रुप को सपोर्ट करें, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि पाकिस्तान की जब भी बात होती है तो पाकिस्तान किसी ग्रुप को सपोर्ट करता है तो वो दूसरे के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। क्या पाकिस्तान के पास कोई ऑप्शन है कि ये नहीं तो कौन हुकूमत करें कि जो पाकिस्तान के मुतालबात पूरे कर सकें, जो बिल्कुल जायज़ है कि दरअंदाजी को रोका जाए? उसमें एक चीज है कि एक सोच है, यानी अब मामला किस तरफ जाते हैं वो तो अब फ्यूचर में पता चलेगा। उसमें ये कि अगर अफगान तालिबान अपने प्रॉक्सी एलिमेंट्स पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, TTP की शक्ल में, बलोच जो आम सेपरेटिस्ट हैं BLA वगैरह उनकी शक्ल में, हाफिज गुल बहादुर फैक्शन की शक्ल में, तो पाकिस्तान भी यानी फ्यूचर में हो सकता है कुछ इस तरह के प्रॉक्सी एलिमेंट्स, आर्म्ड प्रॉक्सी एलिमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ। उसमें फॉर्मर जो रिजीम है अशरफ गनी और करजई के हुकूमत के लोग या उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके साथ यानी इस तरह की मामला जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो बाकी पैनलिस्ट हैं उन्होंने बात की कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल कॉर्नर हो चुका है अफगानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उनकी जानिब से। मुसलसल हमले हो रहे हैं, अभी जो बॉर्डर पे क्लेशेस हो रहे थे अब फिर भी हमले हुए, और अगज़ई में एक हमला हुआ जिसमें 7 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। आज मेरली में हुआ, नॉर्थ वजीरिस्तान में, और वो जो टारगेटेड एसेसिनेशन है क्रॉस खैबर पख्तूनख्वा पुलिस वालों को टारगेट करना, लेवीज वालों को, FC वालों को, वो भी मुसलसल जारी हैं। तो मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान के पास ऑप्शन बहुत कम बचे हैं, वो एक्सट्रीम मेजर की तरफ चीजें जा सकती हैं। वो तंग आमद जंग आमद वाली सिचुएशन जो है मुझे लग रहा है कि फ्यूचर में मामला उस तरफ जा सकते हैं। एक्सट्रीम मेजर की आपने बात की, मैं जरूर इसके ऊपर आऊंगा। कर्नल साहब आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं कि एक्सट्रीम मेजर पाकिस्तान का क्या होगा, लेकिन जरा रोकड़ी साहब सर रोशनी डालिएगा। आपने भी रिजीम चेंज की बात की थी, अफगानिस्तान में इख्तलाफात की बात की थी, जो तालिबान के आपस के धड़े हैं उनके दरमियान जो इख्तलाफात हैं, तो ये इख्तलाफात कोई पाकिस्तान के फायदे का सबब बन सकते हैं? कोई रिजीम चेंज का मामला हो सकता है? रिजीम चेंज हो तो फिर क्या होगा? क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि पाकिस्तान किसी धड़े को सपोर्ट करे कि वो इक़्तिदार के अंदर आ जाए? करें क्या आप इस वक्त? देखिए फात, जो अहम चीज है वो ये है कि तालिबान के अंदर ऐसे सेक्शंस मौजूद हैं जो दाइश के करीब है, और उनके जरिए वो दूसरे जो अपने जो उनके अंदर जो लोग हैं एक स्पेसिफिक ग्रुप को वो टारगेट जरूर करते हैं, और ये पता है सारों को। दूसरी चीज ये है कि पब्लिक ऑफ अफगानिस्तान जो है कभी भी तालिबान की इस मौजूदा अप्रोच को उस तरीके से इंडोर्स नहीं करेगी, क्योंकि ये सारी चीज या RSS डॉक्ट्राइन की तरफ रही है। तीसरी चीज
तालिबान ने कुछ भी जो करना है, या इंटरनेशनली जहां पर भी वो खड़े हैं दोहा के अंदर बैठकर किसी भी मुआहदे को क्या वो जो भी कहेंगे उस पर कायम रहेंगे, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। इस वक्त उनकी पोजीशन ये है कि वो किसी भी मुआहदे पर कायम दायम नहीं रहेंगे, जिस पर उनको जो फैसिलिटेशन चाहे कतर से मिल रही है चाहे कहीं से भी, तो जो एतबार है वो इंटरनेशनली भी इन लोगों का एतबार खोएंगे। आखिरी चीज जो मैं जिसकी बात पर कहूंगा कि ये सारे का सारा जो काम है कि क्या ये सारे फ्रंट खोल पाएंगे, मैं इस पर अपना दे देता हूं कि सारे फ्रंट ये नहीं खोल पाएंगे। ये ज्यादा जोर रखेंगे कंधार वाले कॉरिडोर के ऊपर। पाकिस्तान अपने बॉर्डर के ऊपर अपने स्टेट को जो है गार्ड करने के लिए पहले से अलर्ट है। हमारे लिए थ्रेट थी टीटीपी की इन्फिल्ट्रेशन, और जिस पर बहाना ये लोग ये करते थे कि जी ये क्योंकि इन्होंने हमारी मदद की थी तो हम इनको फलानी जगह भेज देते हैं, तो आप हमें ये कहें। तो वो जो तमाम बहाने थे या उनके इन बहानों को हमारे पाकिस्तान में बैठकर अगर कोई मानता था कि यार यस इट इज पॉसिबल कि वो उनको फलानी जगह सेटल करने लगे हैं, फलानी जगह सेटल करने लगे हैं, तो वो तमाम चीजें भी खत्म हो गई। अब आपके पास पाकिस्तान के अंदर ऑप्शन क्या रह गई है, क्योंकि सारी खेल को इस खास स्पेसिफिक टाइम में आपने शुरू नहीं किया। ये तो 2 साल का तसलसल है जो बॉर्डर के अंदर जो कार्रवाइयां हो रही हैं, और फाइनली आके इरप्शन है इस्लावा की। तो मेरे ख्याल के अंदर ये काम बढ़ेगा, और आप जितना मर्जी मुआहिदा करेंगे उनके साथ, आप इंटरनेशनल जो है चाहे दोहा है चाहे सऊदी है, आप उनकी बातों को पाबंद रहेंगे, क्योंकि आप एक कंट्रोल्ड स्टेट हैं। आपकी एक्टिविटीज एक पॉइंट से लेके आखिरी तक आपका जो ऑर्डर है वो कंट्रोल्ड है। आप एक रोग स्टेट नहीं है, जबकि उनका कमांड एंड कंट्रोल जो है वो किसी के हाथ में नहीं है। कहीं पर कोई आदमी किसी भी जगह एक लूज हरकत कर सकता है। तो अब इस बहुत कमजोर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जो अफगानिस्तान में मौजूद है, आप कैसे किसी मुआहदे की तरफ जाएंगे या कौन उनका गारंटर बनेगा, ये सवाल है। दूसरा, क्या वो रुकेंगे? मेरा ख्याल है कि ये चीज बढ़ेगी, और आपको वंस एंड फॉर ऑल कुछ लाइंस को डिसाइड करना पड़ेगा, और आप कर चुके हैं। और पाकिस्तान को क्या पब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से मज़ाहमत का सामना आएगा, या वो क्या पाकिस्तान के खिलाफ होंगे? मेरा इस पे टेक है कि अफगानिस्तान की अवाम जो है वो बहुत हद तक पाकिस्तान के खिलाफ नहीं जाएगी, बहुत थोड़े लोगों के। और ये जो लोग वहां पर कर रहे हैं इन एक्टिविटीज को जो बढ़ा रहे हैं, ये उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा होगा, क्योंकि फिर कहूंगा ये आरएसएस डॉक्ट्राइन को एंडोर्स कर रहे हैं। कोई इंडिया के साथ ताल्लुकात इनके वो नहीं है कि एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात हों, ये आरएसएस डॉक्ट्राइन को एंडोर्स करते हुए उसकी सपोर्ट में ताल्लुकात है।